क्योंकि नया चैप्टर शुरू नहीं होगा अभी आपका ना रिवीजन ही चलेगा क्वेश्चंस का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और जो टॉपिक रह गए हैं वो कराए जाएंगे। तो आप आराम से क्वेश्चन करो और रिवीजन कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चा। डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। ये आया 2016 में, एडवांस का क्वेश्चन है। देख लो, एडवांस में भी इतने अच्छे और सीधे सज्जन क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पहले ये बताए। यस मैम, आ गया। अब ऑप्शन दिए, द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबरिंग ऑफ एन एटम। थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ना, क्योंकि जो शॉर्ट की इफेक्ट डिफेक्ट हैं वो तो सारे डिफेक्ट बहुत इजी से हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे ना तुम्हारे, तो पिछले टॉपिक कुछ रिवाइज हो जाएंगे। टॉप मोस्ट लेयर इज 12। ठीक है, दिस इज द बी ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन लिखो। कल से मैं क्वेश्चन पहले से लिख के रखूंगी, कल मुझे टाइम नहीं मिला ना अपने हस्बैंड के चक्कर में, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी कल। पैकिंग एफिशिएंसी, और एक और हिंट दे रही हूँ, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे आंसर बताएंगे सही, अच्छे से और सोच समझ के। सी ऑप्शन, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतना रिवाइज करा दिया था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं आज। टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये सब पढ़ा है आपने? यस मैम। वॉइड यस मैम। पर एटम। ठीक है, आर 1 and 2 respectively. And D option, the unit cell age length is 2√2 times the radius of the atom. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो। लुक मैम एट ए और डी। मैम ABD या BCD यस मैम, ए बी डी। या मैम BCD। ए बी डी। मैम सी तो रॉन्ग है। ए तो होगा ही नहीं। देखो क्या बोला है इसने, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता लेयर मैम, टॉप मोस्ट लेयर। तो ये देखो, द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन टॉप मोस्ट लेयर इज 1 to 12। ठीक है ना, तो मैम ये तो टॉप मोस्ट लेयर, मैम 4 होते हैं टॉप मोस्ट लेयर में। हाँ, तो ये तो होगा ही नहीं। मैम फिर बी और डी हो जाएगा। BCD तीनों होंगे, तीनों होंगे। देखो क्यों, सी में मैम क्योंकि 1 देखो, and 2 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्लोज किसकी बात कर रहा है वो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, 3D लेयर की।
और 3D में क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर होती है। एक सेकंड में बच्चा, 1 मिनट रुकना। सर मैं अभी तो क्लास में थी। नहीं सर, ऑटो एडमिन ऑन है मेरा। ये सारे बच्चे जितने भी क्लास ले रहे हैं वो ऑटो एडमिन से ही हुए हैं ऐड। सर कोई नहीं है वेटिंग में, नो वेटिंग। और पता नहीं सर, ये सारे बच्चे भी ऑटो एडमिन ही हुए हैं। वो तो मैं हम सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते ही ऑन कर देती हूँ स्टार्टिंग में। पता नहीं क्या इशू आ रहा है बच्चों के साथ। आप बच्चे अपने आप ही ऐड हुए हो ना? Yes, ma'am. ये देखो एक और बच्ची ऐड हो गई। ऑटो एडमिन तो ऑन है मेरा। मुझे लगता है बच्चों के साथ कोई इशू है, बच्चे नहीं ऐड हो पा रहे हैं। चलिए, तो अभी देखो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात हो रही है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एटम कितना आता है? 74% आता है। एक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा। दूसरा सेकंड थिंग, लेयर के ऊपर लेयर होती है, तो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एटम। 1 मिनट, मेरा ऑटो एडमिन मैम हो तो रहे हैं बच्चे ऐड अपने आप। मैम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 होते हैं, तो मैम सी ऑप्शन कैसे सही है? Ma'am, 5 item and 1 or 2. क्या चीज बच्चा, क्या? आपकी आवाज नहीं आई, मुझे दोबारा बोलो एक बार, क्या कह रहे थे आप? मैम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होते हैं, तो मैम सी ऑप्शन मेरे सही है। क्योंकि देखो, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड पर एटम एंड 1 and 2 रेस्पेक्टली। देखो, जब हम वैसे आप जब पर काउंट, हाँ पर एटम की बात हो रही है यहाँ पे। जब आप नॉर्मली काउंट करते हो, जब नॉर्मली हम काउंट करते हैं तब वो होता है हमारा, ठीक है ना। एक की हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए कितने एटम ले रहे हैं, नियर नियर अबाउट एटम, और टेट्राहेड्रल के लिए कितने नियर अबाउट एटम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो वॉइड्स की बात कर रहा है, वॉइड्स, और वो भी कैसे वॉइड्स? पर एटम वॉइड्स की 1 and 2 रेस्पेक्टली। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अभी मैं वॉइड समझा दूंगी तुमको, पढ़ा देती हूँ वाला टॉपिक, कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा एक बार आपका। और देखो दूसरा नीचे फिर उसने क्या कहा है कि द यूनिट सेल इज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। तो ये वाला भी करेक्ट है। अब ये होता क्यों है, क्यों कैसे होता है, ये देखो तुम, ये मैं एक बार थ्योरी समझा देती हूँ आपको। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, उनको भी समझ आ जाएगा। देखो, आप लोग ट्रेंगुलर वॉइड्स पढ़े हो? पढ़ाया था सर ने? Yes, ma'am. तो जब हम ट्रेंगुलर वॉइड्स की बात करते हैं तो ये किसको लोकेट करता है, किस लोकेशन के लिए होता है बताओ? 2D के लिए होता है कि 3D के लिए होता है? Ma'am, बताओ। 2D. 2D के लिए होता है, राइट। ये किसके लिए होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 2D हेक्सागोनल, ठीक है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग। तो कुछ जो वर्ड्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनते हैं, देखो, लुक एट दिस। ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल वर्ड में सबसे बड़ा एटम क्या है, ठीक है, जितना बड़ा एटम होगा उतना बड़ा वॉइड्स होगा। ये पता है आपको, ये पढ़ा है आपने? मैं अभी तो आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम इसलिए। देखो ये हो गया हमारा वॉइड, राइट ना, ठीक है। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कोई एटम है ना, है या नहीं? 2D की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉइड एटम। तो कहने का मतलब ये जितना बड़ा एटम होगा
उतना ही बड़ा उसके ऊपर वॉइड रखा होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? बच्चा प्लीज रिप्लाई करो भाई, यस मैम, है ना? यस मैम। हाँ, हम ये पढ़ के आए हैं। तो अगर हम बात करें, एक मैं नोट यहाँ लिख रही हूँ कि फाइंड, ठीक है, जैसे मान लो अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो मान लीजिए सपोज दैट जस्ट लाइक कि हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड आउट, ठीक है, द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एटम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो विच इज पुट इन ट्रेंगुलर वॉइड। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर अगर हम ट्रेंगुलर वॉइड्स की बात करें। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि आर टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डेरिवेशन, तो कुछ इतनी वैल्यू आती है हमारी रेडियस ट्रेंगुलर वॉइड की। ये क्या है आपकी एटम की रेडियस, आर ए क्या है, दिस इज द एटम रेडियस। ये कैलकुलेट किया है, पढ़ा है कि ये सब पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा, ये बताओ मुझे। ये तो नहीं बोला। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करते हो, तो जब हम वॉइड कैलकुलेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रेडियस आता है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो फिक्स होता है। आप कभी भी कैलकुलेट करोगे 0.151 ही आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे जो आर ए होता है वो एटम की रेडियस है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो सपोज दैट आपने क्या किया, कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड लिया। इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में। अगर हमें ये कोई पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है कोई, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमें एटम पे कहाँ मिलेगा, हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, अगर तुमने ये डेरिवेशन नहीं भी पढ़ा है, इसको मैं निकालना सिखाती हूँ बच्चों को। तो आप इस वैल्यू को याद रखो हमेशा, इस फॉर्मूले को, ठीक है, कि आपका जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमेशा इतना होता है, उसमें इंटू कर दो आर ए की वैल्यू को, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड पता चल जाएगा किसी भी एटम के लिए। अब कैसे, जैसे कि मान लो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पता करना है कि कहां पर है, तो लोकेशन आप फॉर्मूला लगाते हो 1/4। 1/4 किसके लिए लगाते हैं हम, ये पढ़ा होगा आपने, एज लेंथ के लिए लगाते हैं। एज लेंथ का जो एटम होता है वो 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसी भी क्यूबिक के अंदर। ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है बेटा ये आपने, महक, गौरव? तो मैम तो इसका मतलब आपने ये सब चैप्टर में पढ़ ही नहीं रखा है अभी। आप और मुझे क्या चीज? ये जो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला पढ़ते सेट हैं, नहीं किया। ये टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने आपने? इसकी लोकेशन तो मैम मैंने तो पढ़ी थी। आपने पढ़ रखा ये है रेडियस वाला भी पढ़ा था मैंने। तो ये सर ने पढ़ाया होगा ना आपको। जब स्टार्टिंग में एज लेंथ कैलकुलेट करते हैं हम, तो एज लेंथ में देखो, मैं आपको ना, एक मिनट, मैंने ये वाली, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अर्ली चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है सर ने, वॉइस अभी पढ़ा ही नहीं है तो सर ने, एक, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी भी पढ़ा रखा है। तो फिर तो ये चैप्टर मुझे फिर आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा स्टार्टिंग से, है ना? फिर आप इसके क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। रुको, एक मिनट रुको, ये वाली स्क्रीन में स्टॉप करके ना आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक वेट। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखे तो फिर आपको क्वेश्चंस कैसे समझ में आएंगे। वेट करना 1 मिनट। मैम शायद सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स तक किया जाए हमने। क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप ना एक बार मुझे क्लियरली बता दो कि आपने एक्चुअल में कहाँ तक पढ़ रखा है। तो एक बच्चे ने पीडीएफ भेजा था मुझे, तो वहां पे तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। किसने भेजा था मुझे पीडीएफ, किसी को याद है? मुझे नाम नहीं पता उस बच्चे का। मैंने जब बोला था जेई वालों से कि आपको कितना टॉपिक हो गया, आप एक बार मुझे बता दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जस्ट वेट।
देखो ये सब टॉपिक पढ़े हैं आपने कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी पे 2 होते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स इन बीसीसी ए रूट Yes, 3/2 होता है। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 एटम क्या होगा, ए होता है, एज लेंथ पे होता है। ये सब निकालना आता है आपको कि नहीं आता, ये मुझे बताओ पहले अच्छे से। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटम एज लेंथ इन बीसीसी ए रूट 3 इक्वल टू 4r कैसे आता है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। नियरेस्ट एटम इक्वल टू बॉडी डायगोनल होता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये सब टॉपिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ये आप मुझे बताइए पहले। मैम ये सब सर ने डायरेक्ट बता दिए थे। डायरेक्ट बता दिए थे, ये आपने कैलकुलेट करके नहीं पढ़ा। जैसे अगर पैकिंग इफिशियंसी हम निकालते हैं, मैम स्टार्टिंग में एक का पढ़ा, एक दो का पढ़ा था, फिर सर ने डायरेक्ट बता दिए थे बाकी। अच्छा ये पूरा टॉपिक आपने अच्छे से समझ के नहीं किया है। किया है ये सब समझ के। एक मिनट रुको, मेरे पास और भी स्लाइड्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, जैसे ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ये मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं बीसीसी में 2, ठीक है। अगर आपको नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। आप देखो ऐसे ही तो निकालते हो, 2 एटम के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से निकालोगे आप। ये एज लेंथ हो गया आपका, ठीक है। और ये इसमें बनता है हमारा बॉडी डायगोनल बनता है, क्योंकि इसमें एक एटम बीच में आता है। जैसे अगर सिंपल क्यूबिक की बात हम करते हैं, ये देखो, अगर आप इस तरीके से सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हो तो सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे भी एटम्स होते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट एटम अगर आप काउंट करोगे सिंपल क्यूबिक के अंदर, तो ये कॉर्नर्स वाले एटम को भी आप काउंट करते हो ना, ये सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। और जब आप ये वाले कॉर्नर के एटम्स को काउंट करते हैं, लेकिन जब हम नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम ऑफ बीसीसी काउंट करते हैं तो हम कॉर्नर्स के एटम को नहीं काउंट करते, क्योंकि ये एटम किसको टच कर रहा है, ये वाला एटम एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। कभी भी ये एटम फेस के एटम को टच नहीं करता। फेस एटम को टच नहीं करेंगे तो हम फेस एटम को काउंट भी नहीं करेंगे। ये सब चीजें पढ़ी हैं आपने कि नहीं पढ़ी। यस मैम, मैम ये तो पढ़ा रखा है। पढ़ा है ना ये मैम सब। वॉइस भी पढ़ा है। अच्छा तो आपने वर्ड्स नहीं पढ़ा है, तो चलो फिर मुझे ना आपको वर्ड्स सर ने पहले बस इंट्रोडक्शन दी थी, वैसे डिटेल में नहीं पढ़ा है। डिटेल में नहीं पढ़ा है। ओहो, कोई नहीं, फिर मुझे ना आपको पूरा वर्ड पढ़ाना पड़ेगा। तो कोई फिर डाउट्स आ रहे हैं। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन तो बेटा आप अभी कर नहीं पाओगे जब तक वर्ड्स नहीं पढ़ोगे। तो पहले आपको पूरा वर्ड की पिक्चर मुझे पढ़ानी पड़ेगी ना, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे फिर। और रेडियस वगैरह ऑक्टाहेड्रल की कैसे निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, है ना, तभी कर पाएंगे फिर आप ये वाले क्वेश्चंस। तो कोई नहीं, कोई नहीं, फिर आप थोड़ा सा ये वाले टॉपिक को समझ लो, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ, फिर वर्ड पढ़ाती हूँ, फिर तब क्वेश्चन कर पाएंगे आप। देखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम ऑफ बीसी, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इनसे जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक ना आपको क्लियर होने चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट बीसीसी में रैंक 2 होता है। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम जब आप कैलकुलेट करते हो तो a√3/2 आता है। कैसे आता है, क्योंकि देखो जब आप रेडियस कैलकुलेट करते हो तो 2 एटम के बीच का ये जो पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस काउंट करते हो। तो अब देखो यहाँ पे 3 एटम है, तो एक आर ये हो गया, एक आर यहाँ हो जाएगा, एक आर यहाँ, ये दोनों आधा आधा हो जाएगा,
और 1 आर यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आर आ जाएगा। ये डेरिवेशन पढ़ा है आपने? हर चीज का लिंक है पिछले टॉपिक से, अगर पिछले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तब आगे का टॉपिक आएगा। यस मैम। तो ये वाली पिक्चर तो क्लियर है ना? तो देखो इनके ऊपर भी क्वेश्चन है, अगर आपको ये पिक्चर याद भी नहीं है तो इनको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। अगर कहीं पे पूछा जाए क्वेश्चन में नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बीसीसी, हमेशा ध्यान रखना a√3/2 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारा बॉडी डायगोनल बनता है। तो ये तो एज लेंथ हो गया आपका। अब एज लेंथ a√3 क्यों होगा? क्योंकि 1, 2 और 3 इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो अब आपसे कहीं पूछे कि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम का क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुमने पूछा नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अब नियरेस्ट डिस्टेंस बीसीसी कब पूछ रहा है अगर, तो a√2 होता है। उसके बाद अगर उससे नेक्स्ट डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा a होगा, क्योंकि देखो किस पे बनता है, हमेशा एज लेंथ पे बनता है बॉडी डायगोनल आपका। समझ आ रहा है ना ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में ये तो और नीट में भी। क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये टॉपिक हो गया है। हम्म, फुल है पूरा। ओफो, स्क्रीन कैसे हट गई? चलो ये हो गया ना, लेकिन मैं फिर भी अब रिवाइज करा देती हूँ यहाँ से, उसके बाद ही आगे का पढ़ाऊंगी। अब देखो रिलेशन बिटवीन, अगर रेडियस पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, तो a√3 इक्वल टू 4r आता है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि 4r आता कैसे है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना स्लाइड में, आप ये सोच के चलो ये एक एक क्वेश्चन है जेई में जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हमें ये पूरा याद होना चाहिए ऑन टिप्स क्वेश्चंस करने के लिए। अब देखो आगे, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस का ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एटम एज लेंथ अगर बीसीसी की कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, a√3 इक्वल टू 4r आएगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम बीसीसी का पूछ रहा है तो 8 आता है। क्यों आता है? क्योंकि नियरेस्ट एटम इक्वल टू होता है बाय बॉडी डायगोनल। ये पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8 क्यों है? किसको पता है? ये कोई बताएगा? यस मैम, 8 कॉर्नर्स डायरेक्ट उससे टच में होंगे ना। जो सेंटर वाला एटम होता है, देखो जब हम सिंपल क्यूबिक में पढ़ते हैं तो आनंद सर ने आपको पढ़ाया होगा कि ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम को हम टच करते हैं जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में हम कॉर्नर्स को टच करते हैं बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एक कॉर्नर, ये वाला, ये इससे और इससे टच कर रहा है, ठीक है ना, और इससे फेस को टच नहीं करेगा। लेकिन बॉडी सेंटर में, ठीक है ना, हमारे कॉर्नर्स टच नहीं करते, जो हमारा सेंटर वाला एटम है वो टच करता है 8 एटम्स को। तो ये 3D में जब आप डायग्राम देखोगे, नीट वाले बच्चों को तो मैंने 3D डायग्राम दिखाए थे क्लास में, आप यूट्यूब पे जाना आज और 3D इमेज देखना कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी की, आपको मिल जाएगा। तो वहां आप देखो तरीके से 8 एटम टच करेंगे, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कितना, 8। अब अगला पॉइंट देखो, अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल पूछा गया, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है कि अगर हम डेंसिटी निकालें बीसीसी की, देखो सबकी डेंसिटी एक ही तरीके से निकलती है। क्यूबिक की डेंसिटी अगर आप निकाल रहे हो, बीसीसी की डेंसिटी निकाल रहे हो, एफसीसी की डेंसिटी निकाल रहे हो, तो सब में डेंसिटी का फॉर्मूला सेम ही होता है। बस अंतर कहाँ पे आता है, एक तो ये जेड बदल जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू बदल जाती है हमेशा जेड की। तो देखो अगर ये क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि बीसीसी अरेंजमेंट आर ए इक्वल टू 10 PM दे रखा है उसने और आर बी इक्वल टू 20 PM दे रखा है। तो कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, क्या होगी एज लेंथ बीसीसी यूनिट सेल की? ठीक है, जिसके लिए उसने वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट मिसिंग है,
ठीक है, उसके लिए उसने वैल्यू दे रखी है, ए के लिए उसने दे रखी थी वैल्यू 20 और बी के लिए उसने वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। समझ आ रहा है आप इसको कैसे करोगे? यस मैम। है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो हमें पता है कि √3a वैल्यू हम लेते हैं किसके लिए, बीसीसी के लिए। ये आप पढ़ के आए हो रेडियस में, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं जब भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ना बच्चों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराती हूँ उनको। तो देखो बीसीसी की बात हो रही है तो √3 लेते हैं हम। ठीक है, तो आप उससे, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बीसीसी अरेंजमेंट है एक, जिसमें आर ए की वैल्यू इतनी है और आर बी की वैल्यू इतनी है 20 PM। कैलकुलेट करना है आपको एज लेंथ ऑफ बीसीसी। ठीक है, तो अभी आप निकाल लो। अब √3a आपको पता है तो 2RA + 2RB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप इसको बॉडी डायगोनल डायग्राम है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल, जब बॉडी डायगोनल बनाते तो कुछ ऐसे ऐसे करके जाता है डायग्राम। तो देखो यहाँ पे BA के लिए कितना हो जाएगा 2RB, ए के लिए कितना होगा RA और ए के लिए कितना होगा RA। क्योंकि हम रेडियस कितना काउंट करते हैं, इसके लिए पूरी रेडियस हो जाएगी, आधी इधर की R आधी इधर की, तो कितना हो जाएगा 2R। और उसने वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने दे रखा है, देखो लुक एट द क्वेश्चंस, ये 2019 का ही क्वेश्चन है, शायद 2019 में आया है ये जेई में। अब 2B के लिए 20 PM दे रखा है, R के लिए A दे रखा है, तो जरा जोड़ दो सबको, 2RA + 2B कर दो। तो यहाँ पे 2 × 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसको 2 × ठीक है कर दोगे कितना 20, तो ये 20 है बच्चा, तो कितना हो जाएगा टोटल 60 PM नहीं हो जाएगा? बोलो। यस मैम। है ना, तो आपका जो ए है, जो उसने एज लेंथ पूछा, तो वो कितना आ जाएगा 60 √3 PM आ जाएगा। तो इसको आप 20 √3 PM भी लिख सकते हो। तो अब इसके कोऑर्डिनेट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। आ गया समझ में? दृष्टि, निलंबर, गौरव, तन्मय, महक, Yes, ma'am. आ यस गया ना? मैम। और ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा है लेकिन अब मुझे याद है 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो √3 तो अपॉन में है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने रूट इधर दे रखा है ना, तो हमें तो कैलकुलेट करना है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाद में, जब आप इसे और सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो आप इसे 60 √3 भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आता है। मतलब आपको रेडियस पता होना चाहिए, बीसीसी का क्या है, सीसीसी का क्या है, हर चीज आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। हर टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक में। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इस टॉपिक के ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आया है। अब देखो ये मैं बीसीसी की बात कर रही हूँ अभी, ये यहाँ जितनी भी बात चल रही है सारी बीसीसी की बात चल रही है। ये देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आपको। जो टोटल नंबर ऑफ एटम मैंने निकाले थे वो भी बीसीसी के थे, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम वो भी हमारा बीसीसी का था, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम वो भी हमारा बीसीसी का था। उसके बाद देखो फिर रिलेशन बिटवीन रेडियस निकाल रहे हैं हम बीसीसी का, ये भी बीसीसी का था, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बीसीसी का था। मैंने मतलब ऐसे पढ़ाया बच्चों को, एक सिंपल क्यूबिक के सारे पॉइंट एक साथ करा दिए, बीसीसी के एक साथ, इस तरीके से पढ़ाया है। अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हमने वो भी बीसीसी का था। अब देखो अगला पॉइंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, 9वां नंबर का पॉइंट, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी का ये मतलब होता है कि टोटल ऑक्यूपाइड, ठीक है, एटम का जो वॉल्यूम है एंड टोटल एटम का वॉल्यूम, ये हमने पैकिंग ये इफिशियंसी। चढ़ा दिया था। ठीक है, तो देखो इस जब पैकिंग इफिशियंसी हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है बीसीसी के लिए, a √3 आती है इक्वल टू 4R। तो पैकिंग इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, PF इक्वल टू Z × 4/3πr²। ये पाई की वैल्यू आ गई, तो A की Q। तो बचा पार्टी, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से तो हमारा टोटल पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आता है वो समथिंग 68 आता है। और ये कम से कम, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है,
और इसका कुछ अप्रोच एडवांस में भी पूछा गया है उसने कि पैकिंग फ्रैक्शन हमारा बीसीसी के लिए 68% कैलकुलेट करके आता है। अगर आपको परसेंटेज और वॉइड निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये पढ़ा है परसेंटेज और वॉइड, पढ़ा है आपने? यस मैम। हाँ, तो परसेंटेज और 100 वॉइड आपको क्या कर देना है, जितना हमारा ये आया था पैकिंग फ्रैक्शन उसमें से 100 माइनस कर देना है। तो आपने 100 में से 68 माइनस कर दिया तो जो परसेंटेज और वॉइड था बीसीसी का वो कितना ऑक्यूपाइड हुआ, कितना रह गया, 32% रह गया। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लोगे ना तो इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बीसीसी का परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आता है, तो आपका 32 आता है। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है, ये भी जेई में आया है। ये देखो लिखा हुआ है 2015 का जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लैटिस विद अ यूनिट सेल, ठीक है, एज लेंथ ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो ये हमें पता है कि बॉडी सेंट्रल लैटिस का जो यूनिट सेल एज लेंथ है वो तुम्हें दे रखा है, रेडियस ऑफ सोडियम का कितना होगा अप्रोक्सीमेट वो ये पूछ रहा है। तो ये आपको पता है बीसीसी के लिए हम कितना लेते हैं, a√3 = 4r लेते हैं, अभी समझा। r आपको निकालना है, ठीक है, और आपको बचा बाटी r की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, एज लेंथ उसने दे रखा है, r निकालना है। तो कैलकुलेट कर लोगे इसे? तो देखो मैंने हिंट भी लिख रखी है थोड़ा किस तरीके से कैलकुलेट किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? 2015 का क्वेश्चन है जेई का, कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ? देखो आर आपको निकालना है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, ए की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है, √3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आर की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो इसको, मैथ तो आता है ना, जेई के बच्चे, जेई के बच्चों का तो मैथ वैसे ही स्ट्रॉन्ग है भाई। कितना आएगा बताओ, आंसर निकाल के बताओ मुझे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि मैं ना हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ना बच्चों को उससे रिलेटेड साथ साथ क्वेश्चन भी करा देती हूँ, तो उससे क्या है ना प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आया? यहाँ 5 बच्चे हैं, पांचों को समझ आ गया? दृष्टि, नीलंबर, गौरव, महक एंड तन्मय। यस मैम। गौरव तुम्हें आया? गौरव को, दृष्टि को भी आ गया, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है ना, फेस सेंट्रल यूनिट सेल के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो एक बार मैं फेस सेंट्रल भी यूनिट याद करा देती हूँ आपको, तभी तुम्हें क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तब उसके बाद फिर वॉइड्स पढ़ाऊंगी। अब देखो अगर फेस सेंट्रल यूनिट सेल की हम बात करें तो एटम प्रेजेंट ऑल कॉर्नर एंड ऑल फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। भाई हमें पता ही है, हम पढ़ के आए हैं पहले भी, इसके ऑल कॉर्नर पे एटम होता है और ऑल फेसेस पे एटम होते हैं, तो ये बात आपको पता ही है अच्छी तरीके से। अब बीसीसी के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, ये पॉइंट चल रहे हैं फेस सेंट्रल के। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर फेस में भी होंगे, फिर एक एक इनके यहाँ फेस में होगा इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट कि कॉर्नर एटम डज नॉट टच ईच अदर, कॉर्नर एटम जितने भी और एटम्स हैं उनको टच नहीं करते। एक बात बताओ, एक एटम ये है और एक एटम ये है कॉर्नर पे, ठीक है, और इनके बीच में एक एटम बीच में आ जाए, तो क्या कॉर्नर एटम अब टच कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये बीच वाला एटम इनके बीच में भी डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो लेकिन सिंपल क्यूबिक में हमने ऐसा पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक में हमेशा कॉर्नर एटम टच करते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर में कॉर्नर एटम टच नहीं करते। ऐसे ही सेम है, फेस सेंटर में कॉर्नर एटम टच नहीं करते। फिर टच कौन से करते हैं एटम? कि अपोजिट फेस सेंटर एटम डज नॉट टच ईच अदर, क्योंकि वो अल्टरनेटिव फेस पे होते हैं, बट फेस सेंटर एटम टच। तो कौन से एटम टच करेंगे? सिर्फ ओनली कॉर्नर एटम्स ऑफ सेम
कॉर्नर एटम का तो सेम रहेगा, हमेशा फेस सेंटर के एटम टच करते हैं एक दूसरे के एटम्स को। ये 3D डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें पिक्चर क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है ना? समझ में आया? आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या महक? मैम सीसीपी भी यही होता है ना? बीसीसी में भी यही होता है, और लेकिन सीसी सिंपल क्यूबिक में नहीं होता। ये सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर के एटम टच करते हैं, लेकिन बीसीसी में और एफसीसी में कॉर्नर के एटम टच नहीं करते, सेंटर के एटम से एटम टच करते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना? क्योंकि पैकिंग ये नहीं होता क्या बेटा? फेस सेंटर्ड जो होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग नहीं कहते इसको? नहीं, फेस सेंटर में क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे हो जाएगी? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर में कहाँ होगी? फेस में तो एटम सिर्फ बीसीसी में, एंड सेंटर में, हेक्सागोनल में, और क्या कहते हैं आपका एफसीसी में ही होते हैं ना फेस में एटम। सिंपल क्यूबिक में तो होते ही नहीं है फेस में एटम, यही कह रहे हो ना आप? मैम एक हेक्सागोनल 3D में उन्होंने दिया है ना, सीसीपी और एफसीसी दोनों होते हैं। हाँ दोनों होते हैं, तो लेकिन उसके ऊपर वाले फेस में, इस वाले में, इसमें एक सेंटर में होता है और एक यहाँ पे होता है सेंटर में एटम, ये, ठीक है ना? तो दो एटम होते हैं। तो उसके लिए तुम्हें शायद लास्ट क्लास में याद होगा, मैंने तुम्हें पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर प्रॉपर वे में टच करके निकालना सिखाया था। तो टोटल कितने एटम टच करते, मतलब टोटल कितने एटम होते हैं इसके अंदर? हेक्सागोनल में 6 एटम होते हैं भाई, जैसे सिंपल क्यूबिक में, ठीक है, आपके कितने एटम होते हैं? 1 होते हैं। बीसीसी में रैंक कितनी होती है? 2 होती है। और आपका एफसीसी में रैंक कितना होता है? 4 होता है। और आपका एंड सेंटर में रैंक कितना होता है? 2 होता है। आपका हेक्सागोनल में रैंक कितना होता है? 6 होता है। समझ गए? तो ये तो रैंक ऑफ एटम है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी एटम में, एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, एंड में कितने नियरेस्ट एटम टच करते हैं, टच करने की बात हो रही है, ठीक है? अब देखो, अगर सिंपल क्यूबिक की बात करोगे आप, तो ये वाला जो एटम है ये किस किस से टच हो रहा है? इससे, इससे और इससे हो रहा है कि नहीं टच? भाई एक एटम है, ये एक कॉर्नर के इस एटम से, इस एटम से और इस एटम से टच हो रहा है, टच हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर अब तुम्हारा देखो बीच, एक एटम यहाँ आ जाए, एक एटम यहाँ है, फिर इन दोनों के बीच में एक सेंटर में एटम आ जाए, तो ये दोनों कॉर्नर के एटम कहाँ टच हो रहे हैं? फिर ये कॉर्नर का एटम इस कॉर्नर से कहाँ टच हो रहा है? ये कॉर्नर का एटम बीच सेंटर वाले एटम से टच हो रहा है। तो हमेशा एफसीसी में और बीसीसी में हम सेंटर के एटम को टच करते हैं, कभी भी कॉर्नर्स के एटम वहां टच नहीं होते। आई बात समझ में? यस मैम। और मैंने इसीलिए यहाँ लिख भी रखा है कि एटम प्रेजेंट ऑल कॉर्नर एटम ऑल फेस सेंटर यूनिट सेल। तो कॉर्नर एटम डज नॉट टच ईच अदर, तो कॉर्नर एटम टच नहीं करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे सिर्फ सेंटर के एटम। ये लिखा हुआ है ना, फेस सेंटर एटम टच, ठीक है, कॉर्नर्स एटम ऑफ सेम, मतलब जो फेस सेंटर का एटम है वो कॉर्नर के एटम को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर्स एटम की कॉर्नर के एटम को टच नहीं करेंगे, दूसरे कॉर्नर के एटम। ये एफसीसी और बीसीसी दोनों में होता है, लेकिन एससीसी में नहीं होता। मतलब तुम लोगों को स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है। अब देखो, जैसे कि फेस ओनली, फेस सेंटर एटम आर एडजेसेंट फेस। देखो, अब देखो इस वाले, अगर हम इस कॉर्नर की बात करें, इस सेंटर एटम की बात करें, तो देखो इससे ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और ये वाला भी टच कर रहा है, और ये भी टच करेगा। लेकिन अगर इस कॉर्नर के एटम की बात करें, तो इस कॉर्नर के एटम से सेंटर वाला एटम टच कर रहा है, बाकी टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसका कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो कि अगर एफसीसी रैंक की बात करी जाए तो 4 एटम होंगे। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम एफसीसी का पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज A√2 होता है। तो जब तुमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की होगी, रेडियस कैलकुलेट किया होगा, तब ये डिस्टेंस तुमने पढ़ा होगा कि A√2 आता है फेस डायगोनल, क्योंकि फेस के डायगोनल पे होता है 2 एटम, और नेक्स्ट नियरेस्ट एटम इसका भी ए ही होगा। अब देखो अगला, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस अगर पूछा जाए तो हमेशा
FCC में मैंने सारे पॉइंट एक ही जगह लिख दिए, 4R इक्वल टू A√2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो 12 होता है। डेंसिटी पूछी जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला सब में सेम होता है कि Z इंटू एटॉमिक वेट, ठीक है, A की क्यूब इंटू Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, A की क्यूब क्या है, वॉल्यूम, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि रैंक, किसकी कितनी रैंक है। तो यहाँ पे रैंक कितनी आती है, हमेशा 4 आती है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये इसका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर आप इसकी पैकिंग फ्रैक्शनल की बात करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शनल जब कैलकुलेट करोगे तो FCC के लिए हमेशा 0.74% आता है और परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी 74% आएगी। और वॉइड्स कैलकुलेट करोगे तो 100 माइनस 74% आता है, यानी कि 26% इसमें वॉइड बच जाता है। समझ गए? मतलब ये वो पॉइंट है जो हमें क्वेश्चंस के लिए हमेशा डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन है 2019 में आया है जेई में। अब तुम इस क्वेश्चन को करो कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एंड फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटली। बताओ इसका क्या आंसर होगा। उसने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, सिंपल क्यूबिक के और बॉडी सेंट्रल के और फेस सेंट्रल के। B, बताओ, इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता जेई में। बिल्कुल सही आंसर। कितने बच्चों का बी आंसर करेक्ट है? निलंबर, दृष्टि, गौरव, महक। देखो मैं सारे क्वेश्चन आपको जेई के करा रही हूँ। नीट वाले बच्चे बी कर लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नीट मैम बी आएगा। बी आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। बी क्यों? क्योंकि देखो सिंपल क्यूबिक के लिए प्रेजेंट एटम 1, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए 2 और FCC के लिए 4। तो रेशो क्या बन गया हमारा, 1:2:4 बन गया। तो मतलब जो अगर तुमने ये वाले जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना स्लाइड्स में, ये सारे पॉइंट, अगर आपको ये 10 के 10 पॉइंट हर क्यूबिक सेल के लिए डायरेक्टली भी याद है तो ये समझ लो आधे क्वेश्चन तो आपने यहीं से कर लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो, इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया है, ये भी जनवरी वाले अटेम्प्ट में आया है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है ये, कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर, ठीक है, हैज FCC यूनिट सेल स्ट्रक्चर with cell age length of XA0, what is the approximate density of copper in gram centimeter cube। तो at this temperature, एटॉमिक मास उसने दे रखा है, कॉपर की बात कर रहा है, यानी कि एक FCC यूनिट सेल है जिसके ऊपर, ठीक है, कॉर्नर्स, ठीक है, जो मतलब कॉपर के लिए वो बोल रहा है। और स्ट्रक्चर ऑफ एज लेंथ में क्या दे रखा है उसने, XA0। तो ये एंगस्ट्रॉम में और यहाँ इन ग्राम ऑफ सेंटीमीटर में। तो आपको पहले एंगस्ट्रॉम पता ही होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁸ पता है कि नहीं पता? यस मैम। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी देखो जेई में आया है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जेई में। मैम डी। कितने बच्चों का बी आंसर है? पहले सब निकालो। मैम डी 422/x3। डी आंसर इज द करेक्ट। किस किस का आ रहा है डी? डी किस किस का आ रहा है? नीलंबर का डी आ रहा है, ठीक है, गौरव का, और दृष्टि और महक। अब देखो मैंने यहाँ पे ना इसको सॉल्व भी कर रखा है, कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो मैंने कहा ना तुम्हें, अगर तुमने इस चैप्टर का सारा जो जड़ है ना वो हमारा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। यस मैम, डी आ गया। हाँ, अगर हमने सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ लिया ना बच्चा, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, हमें सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मतलब अगर तुम लोग ना इस चैप्टर में ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर लोगे तो भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये किससे है फॉर्मूला,
इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले से है ये क्वेश्चन सीधा, और आया भी है जेई में, तो आप देख भी सकते हो। तो अब देखो क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना। जेड की वैल्यू हमें पता ही है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 4। एफसीसी के लिए बात कर रहा है। एटॉमिक वेट उसने क्वेश्चन में दे रखा है, पीछे देखो क्वेश्चन को कितना दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 दे रखा है। सिंपल सा काम था, फॉर्मूला लगाना है। अब एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे। भाई यहाँ दे रखा है एक्स से नॉट, तो एक्स के एक्स दे रखा है, उसकी कोई वैल्यू तो दी नहीं है एज लेंथ की, तो हम क्या कर देंगे, इसको 10⁻8 कर देंगे। तो हमने कर दिया यहाँ पे कि 4 × 63.55 x × 10⁻8। अब सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूब कर दिया इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दिया आपने, आंसर आ गया। तो बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन है कोई? तो मतलब आप देख रहे हो कि जेई में भी बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे बताओ? मैम आ रहे 10 हैं टू ना? पावर -8 होगा ना? हाँ ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब अगर हम अगले टॉपिक पे चलें तो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी 2017 में आया है जेई में। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत ही सिंपल है। अ मेटल क्रिस्टलाइन इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल। और नीट वाले बच्चों में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो जेई और नीट में ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि जेई नीट का पैटर्न थोड़ा और इजी है। तो जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर लेगा वो नीट के तो वैसे ही उड़ा देगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, अभी तक आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो फॉर्मूले से बाहर जा रहा है और बहुत टफ है, हम नहीं कर रहे? वॉइड्स वाले क्वेश्चन भी आप कर लोगे दौड़ के, लेकिन वो पता है क्यों नहीं कर पा रहे हो वॉइड्स वाला क्वेश्चन आप? क्योंकि अभी आपने वॉइड्स पढ़ा नहीं है। तो मैं तुम्हें कल की क्लास में जब लूंगी तो वॉइड्स कराऊंगी अच्छे से। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो पहले पैकिंग इफिशियंसी वाला है, फिर वॉइड्स है। तो पहले आप वो टॉपिक पढ़ोगे तब वो वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, मैम समझ डी गए? a/√2। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। रूट ए बाय क्यों? निलंबर बताओ क्यों होगा? बाकी सारे तो मैम ए से बड़े हैं, वो ए से छोटे हैं। मैम ठीक है, डायगनली लेंगे तो √2 होगा मैम, उसका हाफ डिस्टेंस होगा तो a/√2 हो जाएगा। हाँ a/√2 हो जाएगा। निलंबर आप वही वो हो ना जो आगे बैठते हो जेई की क्लास में? नो मैम। अपना फेस दिखाना एक बार। तुम लोगों के फेस मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इमेज कर पा रही हूँ ये कौन सा बच्चा है, ये कौन सा है। वीडियो ऑन करना एक बार अपना। मैम पीसी पे क्लास है तो मैम उस पे वो नहीं है, यानी कैमरा। अच्छा ओके, लेकिन मैं तुम्हारी वॉइस पहचान पा रही हूँ। गौरव को तो मैम मैं बीटेक जानती हूँ भाई। सेकेंड ईयर। महक आप अपना वीडियो ऑन करना एक बार। देखे तो सही कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैम क्योंकि मेरे अब जेई की क्लास। प्रॉब्लम है, नहीं चलता। हाँ रहने दो, झूठ बोल रहे नहीं हो मैम, आप मेरे लोग सब। कैमरे में है ही। मेरा सुबह माइक भी बंद दृष्टि, हो जाता है फिजिक्स की क्लास में। चलो कोई बात नहीं। तो आ रहा है ना समझ में क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे आपके एग्जाम में? देखो जेई निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि देखो हमें पैटर्न ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चंस का, टॉपिक याद होने चाहिए। ठीक है, तब आप आराम से जेई भी कर सकते हो और नीट वाले नीट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है। अब देखो मैंने इसका वैसे लिख भी रखा है आगे, इसका आंसर यही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखो यहाँ पे, अब एंड सेंटर आ गया, जैसे तुमने पढ़ा बीसीसी एफसीसी, ऐसी एंड सेंटर भी होता है। अरेंजमेंट अगर देखें एंड सेंटर का, तो एटम प्रेजेंट ऑल द कॉर्नर्स यूनिट सेल एंड टू अपोजिट फेस ऑल्टरनेटिव। क्योंकि देखो एंड सेंटर में कुछ इस तरीके से एटम होते हैं, अगर आपने एंड सेंटर पढ़ा है तो याद होगा आपको, एक इस फेस पे होता है और एक इस फेस पे होता है, और बाकी कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं हमारे, तो टोटल 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब देखो, अब कॉर्नर एटम डज नॉट टच अदर, कॉर्नर एटम यहाँ पे भी टच नहीं करेंगे। एंड अपोजिट फेस सेंटर एटम डज नॉट टच ईच अदर, तो अपोजिट फेस भी टच नहीं करेंगे। फेस सेंटर एटम टच ऑल द कॉर्नर एटम, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जहां अब एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी आपसे टचिंग एटम पूछे जाएं तो फेस सेंटर से एटम टच करेंगे, जहां फेस पे होगा, कॉर्नर के कभी भी टच नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब इसका टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 2।
नियरेस्ट डिस्टेंस एटम कितना होगा, a√2 ठीक है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ कितना होगा, 4r इक्वल टू a√2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 4। समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 क्यों होगा, कौन बताएगा मुझे। और ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड सेंटर यूनिट सेल, कौन बताएगा। किसी को समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होगा। यस मैम। बोलो निलंबर कैसे होगा। मैम वो अगर वो एक प्लेन वाले लेंगे तो उसके नियरेस्ट 4 ही एटम्स होंगे। हाँ, हम बाकी प्लेन्स वाले उससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी प्लेन वाले उससे कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे मान लो ये सेंटर एटम लिया आपने, ठीक है, तो इसके ये 4 एटम कनेक्टेड रहेंगे। इनकी ना इमेज भी है गूगल पे, अगर वो यूट्यूब पे आप जाओगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड सेंटर 3D इमेज ऐसे डाल के देखा करो, तो 3D इमेज से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सबका सेम है, एक याद कर लिया तो चारों पांचों फॉर्मूले याद हो गए, बस ये नंबर बदल रहा है हमेशा। यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शनल होगा इसका 37, और जो आपका वॉइड आएगा निकल के, वॉइड स्पेस, वो आएगा 63। ठीक है, तो अब देखो, तो ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी तुम्हें आना चाहिए। ये आता है आपको पैकिंग ऑफ क्रिस्टल कैलकुलेट करना, कि सपोज यस मैम। एटम और Yes. मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो पैकिंग इन 1D में पैकिंग अलोंग एक्स एक्सिस के होते हैं। तो अगर हम पैकिंग इफिशियंसी 1D की बात कर रहे हैं, तो देखो ये एटम है बीच में, इससे ये एटम और ये एटम टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। लेकिन 2D पैकिंग की बात अगर हम करते हैं, तो 2D पैकिंग में ये हमारे 4 कॉर्नर पे टच कर रहे हैं, ठीक है ना, एक इस पे, 1 2 3, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमेशा हमारे 4 एटम होते हैं। अब पैकिंग इफिशियंसी निकालनी कैसे है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए, ये फॉर्मूला पढ़ाया आनंद सर ने, कि पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू जेड इनटू एरिया यस मैम। एरिया स्क्वायर होता है, पढ़ाया है ना ये। यस मैम। तो मतलब कहने के बात ये है कि आपका सिर्फ वर्ड से नहीं पढ़ा है आपने, तो कोई नहीं, मैं कल की क्लास आपकी ना वर्ड से शुरू करूंगी, ठीक है। तो अभी 1 मिनट आपको जाना नहीं है, ये वाला स्लाइड मेरा कंप्लीट हो गया, मैं एक स्लाइड और ओपन कर रही हूँ इस वाली स्क्रीन को स्टॉप करके, जस्ट अ मिनट। देखो चैप्टर तो जब स्टार्टिंग से चैप्टर पूरा समझ में आया ना बच्चा, पढ़ने में मजा तो जब ही आता है कि नहीं। मैं तो सोची थी आपने वॉइड वाइड सब पढ़ रखे, यस। तो मैंने कहा आज मैं बच्चों को जेई और एडवांस के वॉइड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। कोई नहीं, हम कल वॉइड पढ़ लेंगे, फिर परसों से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हम नया चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे सिर्फ क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, और रिवीजन करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे जितने दिन की भी छुट्टियां हैं। आपका जो 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्कूल में ही स्टार्ट होगा। ये पढ़ रखा है कि 3D पैकिंग इफिशियंसी में आपकी जो लेयर होती है, लेयर के ऊपर लेयर होती है, और हमेशा 3D पैकिंग इफिशियंसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। ये पढ़ा है आपने। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, मैंने स्लाइड शो की ही नहीं है तो होगी कहाँ से, 1 मिनट। मैंने ऑटो एडमिन ऑन कर रखा है, फिर भी बच्चों का पता नहीं क्या इशू है। ठीक है, अभी शो हो रही है स्लाइड, ये सब तो पढ़ रखा है ना, कि हमें ये Yes, क्वेश्चन, यस मैम। ये जेई में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 3D पैकिंग एफिशिएंसी में कौन सा यूनिट सेल मिलता है हमेशा। ये तो सोच लो, इस पे तो स्टार लगा लो, ये 200 करोड़ का क्वेश्चन है आपका। सिंपल क्यूबिक मिलता है, उसके बाद अब कैसे मिलता है ये मैंने यहाँ बता ही रखा है, सारा लिखा हुआ है, ये स्लाइड मैंने शेयर भी किया आपके ग्रुप में, ठीक है। तो आपका बस एक ही टॉपिक रह गया है। अब देखो केस नंबर 2 में, यहां से मैंने वर्ड्स पढ़ाए थे, ये टॉपिक मिसिंग है आपका, ठीक है। ये वॉइड के ऊपर है कि ट्राइगोनल कैसे बनता है। देखो जब भी हम 3D पैकिंग इफिशियंसी पढ़ते हैं,
तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो किसके लिए होती है? हेक्सागोनल के लिए होती है। और अभी जो परवीन मैम आपको क्वेश्चन करा रही थी वो हेक्सागोनल का क्वेश्चन था। तो पहली लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड बनता है आपका हमेशा। तो देखो जैसे ये लेयर है तो ये जो बन रहा है ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है। तो इससे कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 कर रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका एक ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? और इस ट्रायंगुलर वॉइड पे एक एटम ऊपर भी होता है तुम्हारा। समझ रहे हो कि नहीं? जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं करा रही थी आपको वॉइड्स वाला, वो क्वेश्चन यहीं से गए हैं। आ रहा है ना समझ में कि ट्रायंगुलर वॉइड्स बनता कैसे? प्लीज आंसर करो भाई, हाँ, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। समझ आ रहा है? गौरव, दृष्टि, यस मैम। ठीक है। तो अब देखो आगे, ये तो था। अब देखो कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड कि 3 एटम एक दूसरे से टच करते हैं और ये ट्रायंगल बन जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। और ट्रायंगुलर वॉइड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था ट्रायंगुलर वॉइड का? मैंने स्लाइड में लिखा था, याद आ रहा है मैम कुछ? 2n। हाँ 2n वाला। नहीं, 2n के अलावा पहले एक और फॉर्मूला होता है जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है, वॉइड का। वो पता है आपको क्या होगा? मैंने लिखा भी था अभी क्वेश्चंस में। कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा देती हूँ, उसको छोड़ो, आगे पढ़ाऊंगी। पहले आप यहाँ समझ लो। जब भी हम ट्रायंगुलर वॉइड निकालते हैं तो मैंने यहाँ लिख रखा है स्टेटमेंट, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर कन्वर्ट इनटू टू टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब भी आप ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर के लिए कैलकुलेट करते हो तो आपको ऑलवेज कौन सा वॉइड मिलता है बच्चा पार्टी? टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। यहाँ पिक्चर क्लियर है इतनी? कौन सा वॉइड यस मिलेगा? मैम। टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। मान लो वो तुमसे पूछ रहा है कि ट्रायंगुलर वॉइड के लिए उसने क्वेश्चन में पूछा कि फर्स्ट लेयर पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना ट्रायंगुलर वॉइड पे फर्स्ट लेयर पे, क्योंकि देखो लेयर के ऊपर लेयर बनती है, जैसे मैंने यहां बना दी, इसके ऊपर लेयर है, फिर एक लेयर इन दोनों एटम के ऊपर भी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो एक लेयर ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से आ जाएगी। तो लेयर के ऊपर लेयर बनती है। तो जब भी आप ट्रायंगुलर वॉइड निकालते हो फर्स्ट लेयर के लिए तो ऑलवेज आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, और कैसा वॉइड मिलेगा वो आपको? क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चा पार्टी? क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। क्योंकि देखो एक एटम ऐसे रखा, एक एटम ऐसे, फिर एक एटम ऐसे और एक एटम आपने ऊपर से रखा, तो कैसा वॉइड मिला आपको? ठीक है, क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, ठीक है ना। अब ये जो होते हैं दो तरीके के वॉइड्स मिलने की पॉसिबिलिटी आपको होती है। एक तो क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड मिलने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर भी लेयर है, तो तुम्हें क्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। और अगर एटम के ऊपर एटम है, ठीक है ना, तो तुम्हें हमेशा ओपन टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो ये दो तरीके के वॉइड्स मिलते हैं हमें, किसमें? ट्रायंगुलर वॉइड्स के अंदर, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक है क्या? ठीक है, मैम ओपन क्लोज एक बार फिर से बता दो। हाँ बताती हूँ अभी। देखो यहाँ देखो जरा, अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना तुम। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो 6 एटम टच करते हैं, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो 4 एटम टच करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ लेयर के ऊपर लेयर आ गई, यहां से समझा रही हूँ तुम्हें, लेयर के ऊपर लेयर आ गई। तो अब जब तुम टेट्राहेड्रल देख रहे हो तो देखो इस एटम को देखो, एक तो ये वाला एटम देखो, इमेजिनेशन करो, एक ये वाला एटम देखो और एक ये वाला एटम देखो। तो जब हम टेट्राहेड्रल में देख रहे हैं तो तुम्हें ये ऊपर की तरफ दिख रहा है उभरा हुआ, तो तुम्हें कैसा दिख रहा है? ओपन दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन यस मैम। एक इसके बैक टू बैक भी होगा, लेयर के ऊपर है, लेयर के ऊपर लेयर है,
तो जो बैक टू बैक तुम्हें दिखाई देगा वो क्लोज हो जाएगा, तो वो वॉइड होगा तुम्हारा क्लोज वॉइड, वो मतलब क्लोज वॉइड तो होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मतलब तुम्हें दो तरीके के वॉइड दिखते हैं, एक क्लोज दिखेगा और एक ओपन दिखेगा, दोनों में अंतर होगा, लेकिन वो हमें 3D में सोचना पड़ता है, ऐसे विजुअलाइट नहीं होगा आपको। अब देखो तुम जब अब एक साथ दो वॉइड को भी देख सकते हो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है, तो देखो जरा इमेज करो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिख रहा है तुम्हें। जब तुम एक एटम ऐसे ले रहे हो और एक एटम ऐसे ले रहे हो, ठीक है, और एक एटम इसके नीचे है, ठीक है ना। अब मैं एक दूसरे कलर से बना रही हूं, एक और एटम ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब तुम्हारा एक एटम यहां आ गया ऐसे और एक एटम इसके ऊपर ऐसे टच कर रहा है, तब तुम्हें जो वॉइड दिखेगा वो किसका दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल का दिखेगा। समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। अब देखो यहाँ पे जो लेयर है ये ऊपर नीचे लेयर के ऊपर लेयर लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो तरीके के वॉइड्स आपको मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जब हम एन एटम की पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं किसी एक एटम की, तो तुम्हें 2n टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है हमेशा, जिसमें रेशो होता है 2:1, ठीक है। तो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी 2n का। चलो ये वाला पॉइंट ना मैं कल समझाऊंगी, तुम्हें अभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि 2 बज गए हैं, ठीक है। अभी आप एक काम करना, आज इतना याद करना और इसको समझना, कल हम पूरा वॉइड पढ़ेंगे। हेक्सागोनल वॉइड मैम ये तो सर ने बताया हुआ है। ये सर ने बताया हुआ है। यस मैम। तो फिर सर ने बताया हुआ तो फिर तुम्हें क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आ रहा था? तो फिर इसी फॉर्मूले से तो हम रेडियस काउंट करते हैं। तुम्हें क्वेश्चन करा रही थी तो क्वेश्चन तो नहीं कर पा रहे थे। सर ने अब कराया है, ये वाला टॉपिक तो पहले हो गया। तो ये सब टॉपिक हो गया तो फिर तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा। ये इन्हीं से इसी टॉपिक से तो रिलेटेड में क्वेश्चन करा रही थी आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल का 12 होता है, और मतलब वॉइड कैसे, वॉइड का क्या होता है, मतलब 3D वॉइड में पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड निकालते हैं, तो फिर इसी के लिए फॉर्मूला होता है कि आप मैम कैसे। बट सर ने रेडियस का नहीं बताया था। अच्छा रेडियस का नहीं बताया था, तो ठीक है, फिर हम कल ना रेडियस से पढ़ेंगे, रेडियस से पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फिर जब रेडियस वाला टॉपिक वॉइड वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे डिफेक्ट, और फिर पूरे होल चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है भाई, दृष्टि, गौरव, महक एंड नीलंबर, Yes, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम। सेम टू यू बेटा। ओके, बाय बाय एवरीवन।